बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह आज हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। तो पहले ग्लाइकोलाइसिस की मीनिंग को देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस वर्ड का मतलब क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस का वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। हमारे पास एक है ग्लाइकोस, जिसका मतलब होता है शुगर या स्वीट, और दूसरा है हमारे पास लाइसिस, जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। मतलब स्प्लिटिंग ऑफ शुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। हमने मीनिंग से ये ले लिया कि स्प्लिटिंग ऑफ शुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब आते हैं हमारे पास डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है ग्लाइकोलाइसिस की? ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ठीक है। या फिर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की एक डिफिनेशन ये भी है कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मींस इस प्रोसेस में एनर्जी पायरुवेट के बनने के साथ साथ एनर्जी भी पैदा होती है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इन विच glucose convert into pyruvate with production of energy। अब हमारे पास आते हैं लोकेशन की तरफ कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का लोकेशन क्या है, मींस कहां पर वाक़या होता है, कहां पर अक्कर होता है। तो लोकेशन जो है इसकी वो है हमारे पास साइटोसोल। ये हमारे पास साइटोसोल में क्या होता है? अक्कर होता है, वाक़या होता है ये प्रोसेस। अब कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये है, पहला ये है कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी अक्कर होता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी अक्कर होता है। मींस दोनों मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हमारे पास क्या होता है? वाक़या होता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका प्रोडक्ट और होता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका प्रोडक्ट और होता है। हमारे पास एरोबिक कंडीशन में मींस जब ऑक्सीजन होता है, एरोबिक कंडीशन जब ऑक्सीजन होता है तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। ठीक है। और पायरुवेट फिर ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cu2 + H2O। ये हमारे पास कौन सा कंडीशन है? एरोबिक, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला क्या है हमारे पास? कंडीशन। अगर कंडीशन हमारे पास एनएरोबिक हो मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा? लैक्टेट। ठीक है। अब एक बात नोट कर ले कि हमारे पास वो टिश्यूज जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, जैसे कि हमारे पास आरबीसीज हो गए, कॉर्निया हो गए, तो वहां पर जो मेजर एनर्जी सिंथेसिस पाथवे है वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है। वो टिश्यू जहां पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, जैसे कि आरबीसीज और कॉर्निया, तो हमारे पास वहां पर मेजर पाथवे जो है एनर्जी सिंथेसिस का वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है। तो हमारे पास टिश्यू लीकिंग माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हमारे पास आरबीसीज, कॉर्निया, यहाँ पर जो मेजर पाथवे है एनर्जी सिंथेसिस का वो हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है।
अब ये तो डेफिनेशन, मीनिंग एंड सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं प्रोसेस की तरफ कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो है उसका प्रोसेस कैसा है, कैसे पायरुवेट बनता है, कैसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अभी हम इसके प्रोसेस की तरफ आते हैं। प्रोसेस जो होगा हमारे पास विद डायग्राम होगा इन डिटेल में। प्रोसेस जो है इसका, ये 10 स्टेप में हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये हमारे पास 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 10 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। पूरे 10 स्टेप है। अब इन 10 स्टेप को हमने फिर क्या क्या मीन्स के एक फेस हम लेते हैं, फिर उसमें 5 स्टेप होते हैं, फिर दूसरा फेस लेते हैं तो उसमें भी 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो हमारे पास 2 फेस पे मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेस, और दूसरे को हम कहते हैं पे ऑफ फेस। ठीक है, इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स इसमें होते हैं और इसमें भी 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें प्रिपरेटरी फेस में, प्रिपरेटरी फेस को हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास पहले एनर्जी क्या होती है, इन्वेस्ट होती है, खर्च होती है। ठीक है, दूसरे स्टेप में फिर हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस स्टेप को हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस भी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कितनी एनर्जी यूज होती है, कंज्यूम होती है, वो है हमारे पास 2 ATP। 2 ATP हमारे पास इसमें क्या होती है, कंज्यूम होती है। हमारे पास पे ऑफ फेस में, पे ऑफ फेस को हम एनर्जी जनरेशन फेस भी कहते हैं, एनर्जी जनरेशन फेस, जिसमें हमारे पास 4 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्लस 2 NADH, 2 ये भी प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर एमसीक्यूज आ सकता है, 2 किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं। एक एमसीक्यूज ऐसी भी आ सकता है कि नेट एनर्जी प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस, कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस में नेट एनर्जी क्या है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि टोटल एनर्जी प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पर डिफरेंस है, टोटल एनर्जी हमारे पास 4 ATP प्रोड्यूस हुए है। कितनी हमारे पास 4 ATP प्रोड्यूस हुई है। लेकिन नेट की अगर हम बात करें तो अगर आप देखो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस में 2 ATP यूज हुई है और एनर्जी जनरेशन फेस में 4 ATP प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पर 4 से हम 2 निकालते हैं तो ये 2 बचता है। तो हमारे पास नेट एनर्जी प्रोडक्शन जो है हमारे पास वो कितनी है, 2 ATP है। तो यहाँ पर डिफरेंट है, टोटल एनर्जी 4 ATP प्रोड्यूस हुई है लेकिन हमारे पास नेट एनर्जी जो है वो 2 ATP है। नेट एनर्जी 2 ATP एंड टोटल एनर्जी 4 ATP। तो ये कुछ एमसीक्यूज इससे बन रहे थे। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास पहले फेस की तरफ, जिसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेस या एनर्जी जनरेशन फेस। प्रिपरेटरी फेस मैंने कहा कि 5 स्टेप पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसमें 5 स्टेप होते हैं। तो पहले हमारे पास प्रिपरेटरी फेस, जिसको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला स्टेप है वो है फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोज में फास्फेट ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन हम क्यों करते हैं। ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास ग्लूकोज जो सेल में आया है वो लीक आउट ना हो जाए सेल से। फिर हमारे पास अगर ये लीक होगा ग्लूकोज, पहले अगर ग्लूकोज आ जाए ना सेल में ग्लूकोज आ गया तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज मौजूद है, इसकी अगर हमने फास्फोराइलेशन नहीं की तो ये इसके चांस है कि ये लीक आउट हो जाएगा। तो लीक आउट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज करते हैं। ठीक है, फास्फेट ऐड करते हैं।
अब हमारे पास क्या होता है पहले स्टेप में हमारे पास ये होता है कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज ये कन्वर्ट होता है किस चीज में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जो है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा ग्लूकोज है वो किस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पर हमारे पास एंजाइम जो यूज होता है वो है हेक्सोकाइनेज। अब यहाँ पर पॉइंट नोट कर लो, जहां पर काइनेज का लफ्ज आएगा तो वहां पर या एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगी या एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एटीपी यूज होती है, एडीपी में मींस एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया। इससे जो फॉस्फेट निकला ना वो हमने ग्लूकोज में ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऐड करता हूं। यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं ग्लूकोज का। ग्लूकोज है हमारे पास, ये देखें 6 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है, OH OH OH। अब यहाँ पर जो फॉस्फेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट का मतलब होता है कि आपके 6 कार्बन पर अब फॉस्फेट मौजूद होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे OH OH, यहाँ पर OP आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी नोट कर लो कि हमारे पास ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, ग्लूकोज में हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। अल्डिहाइड ग्रुप, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ग्लूकोज में हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास ग्लूकोज जो है वो किस में करो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, किस 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है हमारे पास दूसरा स्टेप, हमारे पास पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। फॉस्फोराइलेशन इसकी हो गई। अब हमारे पास आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। वो पहला इरिवर्सिबल था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये किसको जाया करता है, रिवर्सिबल को। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होता है, फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज, ठीक है। और ये भी नोट कर लो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, सॉरी फ्रक्टोज में हमारे पास कौन सा वो होता है ग्रुप, उसमें केटोन ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये फ्रक्टोज में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या है OH एंड OP। अब देखो इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये किया कि एल्डिहाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया, कीटोन ग्रुप में मींस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ये दूसरा स्टेप भी हो गया। अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो 6 कार्बन पे हमारे पास फॉस्फेट है, यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, मतलब ये है कि 1 pb कार्बन अब सॉरी फॉस्फेट अब अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाइम जो यूज होता है वो है हमारे पास PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK, फॉस्फोरेस का जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो COH एंड COP,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर भी एक एटीपी यूज होती है, ठीक है। एटीपी, मैंने कहा कि जब भी काइनेस का वर्ड आप लोग सुनोगे तो वहां पर या एटीपी एडीपी में या एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि सी, अब पहले पर भी हमारे पास फास्फेट आ जाएगा, तो यहाँ एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, जो फास्फेट इससे निकला वो हमने यहाँ पर अटैच किया, ठीक है। OH 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 एंड OH, सॉरी OP, ये आ गया हमारे पास क्या, फ्रक्टोज 1,6-बिसफास्फेट। अब हमारे पास आती है, तीसरा स्टेप भी हो गया। अब आते हैं हमारे पास चौथे स्टेप की तरफ, कि हमारे पास चौथा स्टेप क्या है। अब चौथे स्टेप को हमारे पास 2 एटीपी यूज हो गई। अब चौथे स्टेप को हम कहते हैं स्प्लिटिंग फेज। चौथे स्टेप को हम कहते हैं स्प्लिटिंग फेज। अब हम देखेंगे कि स्प्लिटिंग फेज कैसे होता है। हम अब थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या बना, फ्रक्टोज 1,6-बिसफास्फेट। अब यहाँ पर क्या हमारे पास, ये स्प्लिटिंग फेज है, स्प्लिटिंग फेज है। चौथा स्टेप जो है, ये चौथा स्टेप है, इसमें इसको हम स्प्लिटिंग फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं बताता हूँ। फ्रक्टोज 1,6-बिसफास्फेट, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास स्प्लिट होता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफास्फेट। ये फ्रक्टोज 1,6-बिसफास्फेट 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये जब स्प्लिट होता है तो ये 2 मॉलिक्यूल बना देता है 3 कार्बन कंपाउंड के। अब मैं, और वो कौन कौन से, एक है हमारे पास ग्लिसरल डिहाइड 3-फास्फेट, एक ये है, और ये हमारे पास की जो वो है, ये है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट, एक मॉलिक्यूल ये, और एक मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये एक ये बनता है फास्फेट, ठीक है। इसकी जो वो है, ये है स्ट्रक्चर OP OH, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो यूज होता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिसफास्फेट अल्डोलेज, अल्डोलेज, इसमें ये एंजाइम यूज, स्प्लिटिंग के लिए हमने क्या, ये एंजाइम फ्रक्टोज 1,6-बिसफास्फेट अल्डोलेज। अब आते हमारे पास लास्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पे ऑफ फेज में सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल यूज होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट, ये यूज नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 5 स्टेप ये वाला होगा कि इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को कन्वर्ट करेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट में। तो हमारे पास 5 स्टेप ये हो जाए, क्योंकि पे ऑफ फेज में सिर्फ ये यूज होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट। जब हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को कन्वर्ट करेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट में, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, किस इसके, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट के। अब हमारे पास ये है डाइहाइड्रोक्सी DHTP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये 5 स्टेप है। स्टेप नंबर 5, ये कन्वर्ट होता है किस चीज में, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट, शॉर्ट फॉर्म इसकी, तो ये होता है। अब इसमें अगर आप देखें ना, तो इसमें OP OH, अब इसमें सिर्फ ये होता है कि ये हमारे पास ग्रुप चेंज होता है, ये है हमारे पास कीटोन ग्रुप, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है किस चीज में, अल्डिहाइड ग्रुप में, अल्डिहाइड ग्रुप ये है हमारे पास OP। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, ये कीटोन ग्रुप लिखता हूँ, ये है हमारे पास कीटोन ग्रुप। इसका मतलब है कि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप। लेकिन अल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, अल्डिहाइड में ये होता है यहाँ पर एक साइड पे H और दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पर चलो और लिख देता हूँ, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप को शो करता है, ठीक। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बने, एक मॉलिक्यूल ये बना, और एक पहले से बना था 4 स्टेप में, तो कितने मॉलिक्यूल हो गए इसके, 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो आगे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल जाएंगे, ठीक है, पे ऑफ फेज में। अब आते हमारे पास पे ऑफ फेज में। अब मैंने पहले
कहा था कि प्रिपरेटरी फेज में कितने एटीपी यूज होते हैं? 2। अब 2 एटीपी यूज हो गए। कहाँ पर यूज हो गए? एक पहले स्टेप में यूज हुआ, एक थर्ड स्टेप में यूज हुआ। पहला स्टेप भी इरिवर्सिबल था, तीसरा स्टेप भी हमारे पास इरिवर्सिबल था, बाकी हमारे पास रिवर्सिबल थे। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास पे ऑफ फेज की तरफ। या पे ऑफ फेज को मैंने कहा कि एनर्जी जनरेशन फेज भी कहते हैं, एनर्जी जनरेशन फेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगी? एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, अब स्टेप एनर्जी जनरेशन फेज का पहला स्टेप और ग्लाइकोलाइसिस का 6th स्टेप। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारे पास क्या? एनर्जी जनरेशन फेज का पहला स्टेप, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का कौन सा स्टेप है? 6th स्टेप है। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के, हम एक को लेते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड एक को हम ले लिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है, ये भी रिवर्सिबल है, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसीरेट, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है यहाँ पर इसकी जो ओपी, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो है हमारे पास ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर एक और भी है कि जब भी आप डिहाइड्रोजिनेज का नाम सुनते हो तो वहां पर NADH2 NADH2 में कन्वर्ट होगी, या फिर NAD NADH2 में कन्वर्ट होगी, या FADH2 FAD में, या FAD में कन्वर्ट होगी। तो डिहाइड्रोजिनेज का नाम जब भी सुनोगे तो ये वाला जो प्रोसेस है अपने जहन में लाया करो। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि यहाँ पर ये वाला एंजाइम जो है ये क्या एक हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करता है। क्या यूज कर? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करता है, यहाँ पर अटैच कर देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? OP, क्योंकि 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, 1 फॉस्फेट हमारे पास 3 फॉस्फेट, यहाँ पर क्या होगी? NAD किस में कन्वर्ट होगी? NADH2 में। ठीक है, स्टेप नंबर 2 PFS का और ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर यहां से स्टेप नंबर 2, अब यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, यहां से स्टेप नंबर, अब देखो ये स्टेप नंबर 2 है। अब क्या होता है हमारे पास? 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है किस चीज में? 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि एक फॉस्फेट निकल गया क्योंकि 3 स्टेप बाकी रहेगी। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एंजाइम यूज होता है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। ठीक है, मैंने कहा था कि जब भी काइनेज का आप नेम सुनोगे तो वहां पर क्या होगा? ATP EDP में या ADP ETP में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर क्या होता है? EDP जो है कन्वर्ट हो गई ATP में। कैसे? ये एक जो हमारे पास एक फॉस्फेट यहाँ पर क्या हो गया? ये निकल गया, यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा OHCOP। अब ये बना 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बन गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास स्टेप नंबर 3। हम आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में ये होता है, इसमें सिर्फ एक चेंजिंग होती है, बाकी नहीं होती। सिर्फ उधर कंपाउंड में ही चेंजिंग हमारे पास होती है, और वो ये है कि हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये कन्वर्ट होता है किस चीज में? 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में, फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें ना, 3 का मतलब ये है कि 3 कार्बन पर हमारे पास फॉस्फेट मौजूद है। अब 2 का मतलब ये है कि फॉस्फेट 2 पिया गया, मतलब उधर ही कंपाउंड में हमारे पास क्या हो गई? चेंजिंग हो गई। अब जब कंपाउंड के अंदर हमारे पास कोई फॉस्फेट मींस कोई हम चेंजिंग करते तो वहां पर हम म्यूटेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम जो होगा वो होगा हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरेट
म्यूटेज। ठीक है, जब भी हम विद इन कंपाउंड कोई चेंजिंग करते हैं तो ये म्यूटेज और एंजाइम यूज करते हैं। तो हमारे पास ये OH OP है ना। ठीक है, अब सिर्फ हम ये कर देंगे कि ये फास्फेट यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमें आगे 2 फास्फोग्लाइसेट की जरूरत है, इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा COOP और COH। अब यहां से हमारे पास क्या होता है कि ये अब स्टेप नंबर 4 है ग्लाइकोलाइसिस का, स्टेप नंबर 8 और इसका स्टेप नंबर इसका स्टेप नंबर 4, उसका स्टेप नंबर 9। ठीक है, अब ये 2 फास्फोग्लाइसरेट जो है ये वाला, अब देखो इसको यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, उधर मैंने नहीं दिखा, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि कैसे फास्फोइनोल पायरुवेट बनता है। अभी इससे क्या बनता है, फास्फोइनोल पायरुवेट ये बनता है। एंजाइम यूज होता है, एंडोलेज यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये H2O निकल जाता है। H2O जब निकल जाता है तो हमारे पास ये क्या रहता है कि C, जब H2O तो हमारे क्या CH2 आ जाता है। फास्फोइनोल पायरुवेट बना। अब आखिरी स्टेप है, कौन स्टेप है हमारे पास, आखिरी स्टेप है, ये बन जाता है। ठीक है, फास्फोइनोल पायरुवेट। अब क्या करेंगे, हम फास्फोइनोल पायरुवेट लेंगे। क्या करें, हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट। अब फास्फोइनोल पायरुवेट जो बना है इसको हमने फास्फोइनोल पायरुवेट, अब ये कन्वर्ट होगा किस चीज में, पायरुवेट में, लेकिन यहां पर भी एक एटीपी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहां पर भी एडीपी में मींस मैंने कहा कि काइनेस कहां पर यूज करते हैं, जहां पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है या एडीपी एटीपी में। तो यहां पर क्या होगा कि पायरुवेट काइनेस ये एंजाइम यूज होता है, एडीपी कन्वर्ट होती है एटीपी में। देखो अब इसका स्ट्रक्चर ये है, जब किया था CH2। ठीक है, एडीपी जब एटीपी में कन्वर्ट होगी ये वाला फास्फेट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर अटैच होगा इसके साथ। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, ओ यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बार बनाते हैं हमारे पास, जब ये निकल गया तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 बार बनाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला बाण यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3। ये आपके पास पायरुवेट बना, लेकिन कितने पायरुवेट बने, 1 पायरुवेट बना। अब मैंने जब वो कर रहा था प्रिपरेटरी फेज में 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड पैदा हुए थे। अब ये तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड आ गया। ठीक है, इस पर हमने प्रोसेस किया, दूसरे ग्लिसरॉल्डिहाइड पर भी ऐसी ही प्रोसेस होगा, उससे भी हमारे पास पायरुवेट बन जाएगा। तो कितने पायरुवेट हो जाएंगे, 2, तो 2 पायरुवेट बने। ठीक है, 2 पायरुवेट बने। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 4 एटीपी कहाँ पर बने। हमारे पास ये जो पे ऑफ फेस है, पे ऑफ फेस, इसमें हमारे पास एक एटीपी जो है वो 7 स्टेप में बनी थी, एक एटीपी। ठीक है, और एक 10 स्टेप में एटीपी बनी। कितने हो गए, 2। लेकिन हमने वहां पर किया था कि 4 एटीपी बने थे। अब 4 कैसे बने थे, देखो ये दो एटीपी तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से आ गए। अब मैंने कहा कि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, तो यहाँ पर जब 2 होंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 को 2 पे जरूर देंगे, कितने हो जाएंगे, 4 एटीपी प्रोड्यूस हो गए। NADH की अगर हम बात करें तो हमारे पास 6 स्टेप में पे ऑफ फेस का जो पहला स्टेप स्टार्ट हो रहा था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसेट में, तो वहां पर एक NADH2 में कन्वर्ट हुई थी। तो एक थी ना, तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड से एक NADH2 बनी, तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड से 2 NADH2 बनेगी। ठीक है, अब कुछ समरी की तरफ देखते हैं कि हमारे पास इसकी समरी कैसी है। जो प्रोसेस हमने किया उसको एक ही स्टेप पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। पहली बात तो ये है कि स्टेप नंबर 1 पहला सारे ग्लूकोज स्टेप, वहां पर एक एटीपी खर्च हुई थी, कंज्यूम।
स्टेप नंबर 3, इसमें भी एक एटीपी खर्च हुई थी। कितनी एटीपी खर्च हो गए? 2। ठीक है, 2 एटीपी। अब किस फेस में? ये तो हमारे पास था, ये 2 एटीपी, ये तो हमारे पास उस स्टेप में थे, प्रिपरेटरी फेस में। ठीक है, पेयऑफ फेस में हमारे पास एक, अगर पेयऑफ फेस की बात की जाए, पेयऑफ फेस में 3rd स्टेप पर और ग्लाइकोलाइसिस के कौन से स्टेप पर? 6, 7, 8 स्टेप पर हमारे पास एटीपी क्या हुई थी? प्रोड्यूस हुई थी। अच्छा, मैं वो लिखता हूँ, पेयऑफ फेस का जो तीसरा स्टेप है, पेयऑफ फेस का तीसरा स्टेप, इसमें एक एटीपी क्या हुई थी? प्रोड्यूस हुई थी, 1। और पेयऑफ फेस का जो 5 स्टेप था, ये जो हमने किया पैरावेट वाला, उसमें भी एक एटीपी क्या हो गई? प्रोड्यूस हो गई। कितने हो गए? 2। ठीक है, अब ये तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड से आ गई, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से आ गई। ठीक है, हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट थे, तो इसको 2 पे जड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4। और हमारे पास इसके स्टेप नंबर 1 में एक NADH2 प्रोड्यूस हुआ था, तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, तो क्या हो जाएंगे? इसको 2 पे दें तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये था कुछ समरी। अब इस समरी को मैं एक ही लाइन में लिखता हूँ, और यहाँ पर जो हमारे पास है स्टेप नंबर 4, इसके स्टेप नंबर 4 में एक H2O भी प्रोड्यूस हुआ था, तो जब 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होंगे तो 2 H2O प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब इन सारी समरी को एक ही उसमें लिखते हैं लाइन में, कि हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये कैसे हुआ। ठीक है, अब क्या है हमारे पास कि एक ग्लूकोज यूज हुआ था, ये समरी है। ठीक है, एक ग्लूकोज यूज हुआ था, प्लस 2 एटीपी यूज हुए थे, प्लस और क्या यूज हुए थे? और 2 NAD यूज हुए थे। ठीक है, और हमारे पास NAD, हमारे पास क्या था? अब ये जगह 2 पायरुवेट आ जाएंगे, तो क्योंकि 2 पायरुवेट यूज हो गए, 2 पायरुवेट प्लस हमारे पास है 4 ATP 2 NADH, ये प्रोड्यूस हो गया, प्लस 2 H2O वाटर भी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर एक इनएक्टिव फॉस्फेट यूज हुआ था। जो चीजें यूज हुई है उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं। जो चीजें हमारे पास प्रोड्यूस हुई है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ, ये सारा कंप्लीट हुआ विद डायग्राम। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।